हेलो स्टूडेंट्स, आयोनिक फ्रेमवर्क का चैप्टर 12 है। इसके पहले वीडियो में आपको रेकमेंड किया गया था कि आप जावास्क्रिप्ट को पढ़ो, क्योंकि इस वीडियो से हम प्रोग्रामिंग करेंगे और आयोनिक फ्रेमवर्क में प्रोग्राम करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ज़रा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ आयोनिक में आपके पास प्रोग्रामिंग करने के लिए 2-3 चॉइस है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, एंगुलर या रिएक्ट। मैंने अभी तक चैनल पे आपको एंगुलर और रिएक्ट नहीं पढ़ाया, इसीलिए हम प्रोग्रामिंग करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। वैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेज में एंगुलर और रिएक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप वेब इंस्टीट्यूट पे विजिट करते हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए हमारे सिलेबस में ऑलरेडी एंगुलर और रिएक्ट अवेलेबल है, जिसके माध्यम से और इसके आगे हम आपको रिएक्ट नेटिव के माध्यम से मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करना सिखाते हैं। बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। ज़रा आ जाइए सोर्स कोड में। जनरली हम कौन से पेज में यूआई का काम करते हैं, होम पेज .html में। तो आप होम पेज .html कहाँ से ओपन करते हो, src फोल्डर के अंदर जो ऐप नाम का फ़ोल्डर होता है उसके अंदर जो होम फोल्डर है उसी में आपको होम पेज .html मिलता है, जिसमें आप यूआई की कोडिंग करते हो। लेकिन याद रखिए, जब आप यूआई की कोडिंग यहाँ करते हो तो ये एक स्पेसिफिक पेज में लोड होता है जिसे हम कहते हैं टेम्पलेट। उस टेम्पलेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए src में ही आएंगे और इसी में आपको ऐप, एसेट्स, इन्वायरमेंट, थीम, इसके बाद आपको दिखेगा index.html। तो जब आप यहाँ से होम पेज .html में कोड करते हो तो डायनेमिकली ये जो कोड होता है वो index.html के यहाँ पे लोड होता है। इसकी वजह से इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करना है तो स्क्रिप्ट टैग को यहीं पे शुरू करेंगे, इसी टेम्पलेट वाले पेज में, यानी कि index.html वाले पेज के अंदर। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको एसेट्स नाम का फ़ोल्डर मिलेगा। एसेट्स फोल्डर के अंदर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। फ़ोल्डर का नाम डिफाइन कर दीजिए JS, और ये जो आपका JS वाला फ़ोल्डर दिखेगा एसेट्स के अंदर, इसी JS फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल प्रिपेयर कर लीजिए और टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे window.alert या अलर्ट का ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए। आप इसको किसी भी नाम से सेव करो, मैंने कंट्रोल के नाम से सेव किया और एक्सटेंशन को डिफाइन कर दीजिए .js। अब ये जो पेज है इसको लिंक करने का काम index.html में करेंगे, यानी कि जो टेम्पलेट वाला पेज है इसमें। याद रखिए, इसको लिंक करने का काम यहाँ करेंगे। ऐप रूट के ठीक बाद स्क्रिप्ट टैग को आप शुरू करके ऐसे बंद करो और यहाँ पे src के माध्यम से एसेट्स फोल्डर को ऐसे एक्सेस करेंगे और एसेट्स फोल्डर के अंदर हमने JS नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया था, इसी में control.js नाम का फ़ाइल है, आप इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दो। अब इजीली आप control.js के माध्यम से कोड करके होम पेज .html में जो भी चीज़ होगा उसको कंट्रोल कर पाओगे प्रोग्रामेटिकली। तो अभी टेस्टिंग करने के लिए हमने अलर्ट डिफाइन किया था, रन करेंगे तो अलर्ट आना चाहिए। देखिए ज़रा, यहाँ पे आ गया अलर्ट, यानी कि JS वाला पेज काम करने लगा। अब चलिए JS वाले पेज में कोडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो टेम्पलेट वाला पेज हमने ओपन किया था index.html, इसको कट कर दीजिए। इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है क्योंकि हमने लिंक कर दिया। अब यहाँ जो हमने कोडिंग किया था होम पेज .html में, सबको रिमूव कर दीजिए और control.js में आकर जो अलर्ट हमने टेस्टिंग के लिए दिया था उसे भी रिमूव कर दीजिए। अब ज़रा एक कॉमन सा UI बना लीजिए। तो देखिए, होम पेज .html के अंदर आयोन कंटेंट के अंदर मैं इनपुट फील्ड क्रिएट करने वाला हूँ। तो आयोनिक के माध्यम से इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए आयोन इनपुट टैग को शुरू करके बंद करेंगे। प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कीजिए और कुछ यहाँ डिफ़ाइन कर दीजिए, जैसे मैंने डिफ़ाइन कर दिया एंटर योर नेम हियर। देखिए यहाँ पे दिखा, मुझे थोड़ा सा मूव करना है तो ये जो आपका पेज है आप इसमें पैडिंग दे दो। तो पेज में क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे आयोन -पैडिंग। तो ऐसा करने से इसमें 16 पिक्सल पैडिंग चारों दिशा से आ जाएगा, जिसकी वजह से देखिए ये इनपुट फील्ड आपको थोड़ा सा मूव्ड दिखेगा। अब एक बटन को प्रिपेयर कीजिए। तो बटन प्रिपेयर करने के लिए आयोन बटन टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे और सिंपली यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ सेव योर नेम। मुझे बटन को फुल स्क्रीन में दिखाना है तो यहाँ पे मैं बटन में एक्सपैंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा और इसका वैल्यू डिफाइन कर दूँगा फुल। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे
टाइप करूँ कोई नेम और यहाँ मैं सेव पे क्लिक करूँ तो ये डेटा स्टोर हो जाए ब्राउज़र के अंदर। तो जनरली ब्राउज़र के अंदर कुछ स्टोरेज होता है जहाँ पे आप डेटाओं को स्टोर कर सकते हो। तो राइट क्लिक कीजिए अपने डिज़ाइन में और इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन में आइए, गौर से देखिए यहाँ पे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स्ड डीबी, वेब एसक्यूएल, कुकीज़, इनमें से कहीं भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो। सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर करना सीखेंगे। देखिए कैसे स्टोर करेंगे। सबसे पहले तो ये जो बटन है इसमें कोई आईडी का वैल्यू सेट कीजिए। जैसे मैंने आईडी का वैल्यू डिफ़ाइन कर दिया BTN। मैंने इसमें आईडी वैल्यू इसीलिए सेट किया ताकि मैं जावास्क्रिप्ट के माध्यम से इस बटन को सेलेक्ट कर सकूं। ये जो इनपुट फील्ड है इसमें जो भी टाइप होगा वो भी जावास्क्रिप्ट में हमें चाहिए, इसलिए जो इनपुट फील्ड का कोड हो आयोन इनपुट, इसमें भी कोई आईडी का वैल्यू डिफ़ाइन कर दीजिए। जैसे मैंने आईडी का वैल्यू डिफ़ाइन कर दिया user-input। ओके, अब चलिए जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करेंगे। आ जाइए control.js के अंदर। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या मोबाइल का एप्लीकेशन लोड हुआ या नहीं। तो चेक करने के लिए देखिए विंडो में ऑन लोड इवेंट को पास करेंगे और ये रहा इसका फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि जब कम्प्लीटली आपके एप्लीकेशन का विंडो लोड हो जाएगा तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो कोई टास्क परफॉर्म होना चाहिए। तो देखिए बटन में आईडी के वैल्यू क्या डिफाइंड है, बटन। अब इस बटन को सेलेक्ट करने के लिए document.getElementBy आप आईडी का ऐसे इस्तेमाल करोगे। ओके, ज़रा कोई वेरिएबल प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे मैंने वेरिएबल प्रिपेयर कर लिया बटन के नाम का। तो इसमें हमने क्या स्टोर किया, ये जो सेव योर नेम वाला बटन है उसे अब डिफ़ाइन करना है कि जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई टास्क परफॉर्म होना चाहिए। तो BTN में ऑन क्लिक इवेंट को ऐसे पास करेंगे। इसका मतलब जब बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, जो भी होगा वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दो किसी फंक्शन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया अलर्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जब बटन पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट एग्जीक्यूट करेगा। ओके, मैंने पेज रिलोड करके यहाँ क्लिक किया, देखिए अलर्ट एग्जीक्यूट कर गया। सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो यहाँ जो इनपुट फील्ड में डेटा टाइप हुआ वो हमें मिले। तो इसके लिए यहाँ वेरिएबल प्रिपेयर कीजिए और वेरिएबल का ऐसे नाम डिफ़ाइन कर दीजिए user_input document.getElementBy आईडी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ज़रा जो इनपुट फील्ड है उसमें मैंने आईडी का वैल्यू क्या डिफ़ाइन किया है, user-input। आप सेलेक्ट कर लो इसको। मैंने ऐसे डिफ़ाइन कर दिया user-input। तो कहने का मतलब है कि ये जो इनपुट फील्ड है ये सेलेक्ट होकर इसमें गया। अब जो इनपुट फील्ड में टाइप होगा वो डेटा आपको चाहिए तो यूजर इनपुट वेरिएबल में से हम वैल्यू नाम के प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। ऑटोमेटिक जो भी डेटा इसमें टाइप होगा इनपुट फील्ड में वो आपको मिल जाएगा। इसके टेस्टिंग करने के लिए अलॉट के अंदर इसको आप ऐसे पास कर दो। मैं यहाँ पे आता हूँ और टाइप करता हूँ ऐसे सौरभ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए सौरभ प्रिंट हो गया। मुझे डिफ़ाइन करना है कि जो भी डेटा यहाँ पे टाइप हुआ वो स्टोर होना चाहिए लोकल स्टोरेज के अंदर। तो लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर करने के लिए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम इस मेथड को कॉल करेंगे। गौर से देख लीजिए लोकल स्टोरेज में S कैपिटल और सेट आइटम में I कैपिटल होगा। तो इसका इस्तेमाल स्टोर करने के लिए करेंगे। जैसे मैंने डेटा का नाम डिफ़ाइन कर दिया माई डेटा। अब इसके बाद कॉमा देकर उस डेटा के बारे में डिफ़ाइन कीजिए जो डेटा आपको स्टोर करना है। तो मैंने डिफ़ाइन कर दिया user_input डॉट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे इनपुट फील्ड में जो भी डेटा आपका टाइप होगा वो डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर होगा और फ्यूचर में अगर इस डेटा को कभी एक्सेस करना है, निकालना है तो माई डेटा का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर आप यहाँ कोई भी नाम नहीं दोगे तो फ्यूचर में ये डेटा आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम आप दे दो, जैसे डेटा, रिजल्ट, माई नेम, ऐसा कुछ। ज़रा यहाँ ये और टेस्टिंग करने के लिए कोई भी नाम राइट कीजिए या कुछ भी राइट कीजिए। जैसे मैंने सौरभ कुमार ऐसे राइट किया। मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, सेव हो गया होगा। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आइए, एप्लीकेशन में जाइए और लोकल स्टोरेज के अंदर इस पर क्लिक कीजिए। देखिए ओपन हो गया। ज़रा देखिए सौरभ कुमार नाम का डेटा स्टोर हुआ।
अब ये इसका की है जिसके माध्यम से हम फ्यूचर में इसे एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि अगर सौरव कुमार प्रिंट करना है कहीं पे तो माई डेटा के माध्यम से प्रिंट कर पाएंगे। अब कैसे प्रिंट होगा सो देखिए, स्टोर करने के लिए तो हम सेट आइटम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मान लीजिए आपको बटन पे क्लिक करते ही डेटा को निकालना है तो कैसे करेंगे। देखिए ऑन क्लिक वाला सारा कोड मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल कीजिए लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो स्टोर करने के लिए सेट आइटम और डेटा निकालने के लिए गेट आइटम। यहाँ पे आप अपने की का नाम डिफाइन करो। तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए आपने कौन सा की का नाम दिया था, माई डेटा। तो यहाँ ऐसे डिफाइन कर देंगे माई डेटा। तो लोकल स्टोरेज के अंदर माई डेटा के अंदर जो भी स्टोर होगा ये आपको मिल जाएगा। एक वेरिएबल प्रिपेयर कर लीजिए, यहाँ पे वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दीजिए रिजल्ट, और टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए रिजल्ट। तो होगा क्या, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे माई डेटा में जो भी स्टोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए प्रिंट हो गया। तो लोकल स्टोरेज में आपने डेटा स्टोर करना सीखा और डेटा को निकालना सीखा। तो ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसका उपयोग करके ढेर सारी एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में इसी का उपयोग करके हम मीनिंगफुल एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे और उसे मोबाइल में इंस्टॉल करके टेस्टिंग भी करेंगे। अगर आपको यहाँ किया गया कोई भी कोड समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आप जावास्क्रिप्ट को नहीं जानते हो। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आ जाइए और जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट से जावास्क्रिप्ट को पढ़िए, तो ही ये समझ में आएगा। और कंप्लीट एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं तो webinstitute.com पे विजिट कीजिए, हमारे ऑनलाइन क्लासेज में इनरोल कीजिए। वहाँ आपको A to Z कंप्लीट एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट के बारे में सिखाया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।